हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव या वैश्विक तोपन। तो वास्तव में हमें ये जानना है कि वैश्विक तोपन क्या है, ये पहले से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है या हरित गृह प्रभाव क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हरित गृह प्रभाव वाली वो प्रमुख कौन सी गैसें हैं या ग्लोबल वार्मिंग की वो सर्वाधिक जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो है ग्रीन हाउस गैसों के खोजकर्ता के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद जो है ये जानने का प्रयास किया जाएगा, इस वीडियो में आपको बतलाया जाएगा कि वास्तव में जो है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं या जो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग का पूरा जो है क्या कुप्रभाव पड़ा है, क्या क्या ऐसे जो है जो वैश्विक तापन के कारण जो है क्या क्या कुप्रभाव जो है देखने को मिल सकते हैं भविष्य में या वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों पे डिस्कस होगा। और जो है अब तक जितनी विविध परीक्षाओं में, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आईएएस एग्जाम हो, चाहे आपका जो है यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जितनी भी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं अब तक हुई हैं, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को मैंने इस टॉपिक में लिया हुआ है। ये अपने आप में जो है एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण अपने आप में एक अनिवार्य विषय माना जाता है। तो पर्यावरण अनिवार्य विषय है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, यहाँ से निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न मेरी पूरी गारंटी है यहाँ से निकल करके आता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का काम करें। तो चलिए मैं अपने सीधा टॉपिक पे चलता हूं। तो टॉपिक का नाम आप जैसा कि देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा गया है, यानी जिसे आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव। तो ये वास्तव में हरित गृह प्रभाव क्या है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर जो ऊष्मा, देखिए आपको पता है कि पूरे जीव जगत में ऊर्जा का एकमात्र यदि कोई स्रोत है तो वो आपका सूर्य है। सूर्य के पास जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौरान होता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के पास जो ऊर्जा निर्मित होती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा, और वही एनर्जी जो है संपूर्ण जीव जगत के लिए कार्य करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो आपका सूर्य है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब सूर्य के द्वारा जो सूर्य से जो निकलने वाला ऊष्मा एवं जो प्रकाश होता है उसे ऊष्मी विकिरण कहा जाता है। अब ऊष्मी विकिरण जो होता है उसे हम ऊष्मी विकिरण कहते हैं। और जो ऊष्मी विकिरण होता है वो कौन सी तरंग होती है, तो याद रखना आपको पता है कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है और प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश एक तरीके से लाइट एक वेव होता है, तो वो कौन सी तरंग है याद रखना, परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऊष्मी जो विकिरण होता है ना, तो जब ये पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश यानी ऊष्मा एवं गर्मी, जैसे ही सूर्योदय होगा यानी सूर्य का ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों पृथ्वी पर आता है, तो होता क्या है, इस सूर्य की किरण में कौन कौन सी किरणें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें पहली बात तो ऊष्मा होता है, गर्मी होती है। दूसरी चीज आप देखते हैं कि प्रकाश होता है, यानी विभिन्न रंगों का प्रकाश होता है, 7 रंगों का प्रकाश आता है। और तीसरी चीज जो है, सूर्य के प्रकाश में 2 किरणें मेन होती हैं। एक तो होती है जिसे आप कहते हैं परावैंगनी किरणें, ठीक है, यानी जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज आप कहते हैं। और जो दूसरी किरण इसमें होती है वो अवरक्त किरणें होती हैं। तो देखिए जो परावैंगनी किरणें हैं वो तो पृथ्वी पर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि जो ओजोन परत होती है ना, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम कर लेती है, यानी वहीं पर क्या करती है, रोक देती है। अगर ये पृथ्वी पर आती तो समस्त जीव जगत को नुकसान पहुंचाती, यानी चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, त्वचा कैंसर जैसी यानी
यानी पेड़ पौधों के जो पत्ते होते उन पर कुप्रभाव डालती, और जो है जीव जंतुओं के ऊपर जो है आपका क्या करती, जो है जैसे कोई जीव जगत है, मान लीजिए जो जंतु हैं तो उनके के ऊपर त्वचा कैंसर जैसी भी भयावह बीमारी को जन्म देती। हालांकि हम जो है एक नई वीडियो बना कर ले करके आएंगे जिसमें हम आपको ओजोन लेयर के बारे में पूरी जिक्र कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब जो अवरक्त सूर्य का जो अवरक्त प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर आता है। यानी देखा जाए तो जो सूर्य की गर्मी है वो पृथ्वी, जैसे ही सूर्य का सूर्योदय होगा यानी सूर्य निकलता है तो पूरी इसकी गर्मी यानी उष्मा प्रकाश अवरक्त किरणें इस पृथ्वी पर आती है। आपकी पृथ्वी है। अब क्या होता है कि जैसे ही जो है मान लीजिए कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य की किरणें समाप्त हो गई, तो जैसे ही पृथ्वी का, अब दिन में पृथ्वी का तापमान ज़्यादा रहता है, फिर जैसे ही सूर्यास्त होता है तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होती है, और ये जो ऊष्मी विकिरण है ये जो है क्या करता है, धीरे धीरे वायुमंडल की तरफ जाने लगता है। तो आपको पता है कि कुछ जो है वायुमंडल के अंदर हमारी ऐसी प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, ये नेचुरली गैस है। पहली बात तो ध्यान लो आप कि हरित गृह प्रभाव कोई आर्टिफिशियल प्रक्रिया नहीं है, यह एक नेचुरली प्रक्रिया है, यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है। तो इसमें वायुमंडल में हमारे कुछ ऐसी गैसें होती हैं ना जो क्या करती हैं कि ऊष्मी विकिरण को, उष्मा, सूर्य के उष्मा की गर्मी एवं प्रकाश को पृथ्वी पर तो आने देती हैं, लेकिन ये किरणें जैसे ही लौट कर जाती हैं, परावर्तित होकर जाती हैं, तो कुछ जो है ऐसी नेचुरली गैसें हैं जो इनको अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मेथेन हुआ, जल वाष्प हुआ, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक गैसें हैं जो इसको क्या करती हैं, जाने नहीं देती हैं। इन अवरक्त किरणों को क्या करती हैं, इस वायुमंडल में ही रोक देती हैं। जब कुछ इसका अंश वायुमंडल में रोक देंगी तो होने को क्या वाला है, वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो साथ में पृथ्वी का भी तापमान बढ़ेगा, और ऐसा प्रभाव डालने वाली जो गैसें होती हैं उन्हीं गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। और उसका यह जो प्रभाव है कि जो है गैस जो है ऊष्मी विकिरण को तो आने देती हैं, ऊष्मी यानी अवरक्त किरणों को आने देती हैं, बट जाने नहीं देती, उनको क्या करती हैं, कुछ अवशोषित कर लेती हैं। तो ऐसी गैसों को तो हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। और यह जो घटना होती है ना, इसी घटना को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से होता क्या है कि पृथ्वी का तापमान पूरा का पूरा बढ़ जाता है, और जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस के वजह से ही, इन गैसों की वजह से ही पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसे आप वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी खोज करता, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के जो खोज करता थे ना वो जोसेफ फोरिकर थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में, तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के खोजकर्ता का नाम बताओ, तो इसके खोजकर्ता का नाम जोसेफ फोरिकर है, जो 1824 में इन्होंने इसकी खोज किया था। कुछ गैसों को इन्होंने खोजा कि वास्तव में ये ऐसी प्राकृतिक गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार हैं, जो हरित गृह प्रभाव की जिम्मेदार हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं इन अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिस वजह से, चलो ये बात। अब बात करते हैं कि कौन ऐसी गैसें हैं जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभावकारी हैं, यानी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है अवरक्त किरणों को अवशोषित करने में होता है। तो जैसा कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रभाव है, अब देखो ये सब नेचुरली चीज़ें हैं, तो जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो जल वाष्प का होता है। अब आपको समझ लेना पड़ेगा जल वाष्प क्या है। जैसे वायुमंडल के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, जैसे आप देखते हैं बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे ही धूप होता है तो पानी भाप बन के जो है क्या करता है, उड़ने लगता है और वायुमंडल में जाकर के छा जाता है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लोगों को सफोकेशन होता है, पसीना बहुत आता है। तो लोग कहते हैं यार वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा जल वाष्प है। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। समुद्र के किनारे की एरिया में जाएंगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी। उसका कारण क्या है, जल वाष्प। तो सर्वाधिक अगर कोई जो है अगर गर्मी पैदा करने वाली गैस है, या यूं कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैस है, तो वो जलवाष्प होता है। जलवाष्प क्या करता है ना कि सूर्य की किरणों को आने तो देता है, बट जाने के लिए वो रोक देता है। जलवाष्प क्या करती है, जो जलवाष्प जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो ऊष्मी विकिरण को रोकने का काम करती है, वो गर्मी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, ये देखिए सबसे 60% है। CO2 का परसेंट 26% है योगदान। उसके बाद मेथेन तीसरे नंबर पे आती है जो 4 से 9% जो है क्या करती है कि ग्रीन हाउस प्रभावकारी गैस है। अगर चौथे नंबर पे बात की जाए तो ओजोन की है। भाई ओजोन भी परत है ना, तो ओजोन परत भी तो कुछ गैसों को अवशोषित कर लेती है, तो इस वजह से भी तो गर्मी बढ़ती है। और अगला जो आप देख पा रहे हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, इसका भी योगदान आप देख पा रहे हैं कि 1.5% है। आगे लिखा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका योगदान जो है 0.1 से लेके 0.4% होता है। तो ये तो रहा। देखिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो जलवाष्प का है। जलवाष्प के बाद यदि किसी गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभावकारी गैस निम्न में कौन है, तो आप मारेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जलवाष्प नहीं दिया है तो अगर जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है या सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है, तो आप फिर जलवाष्प मारेंगे। जलवाष्प नहीं है, बाकी अन्य है, जैसे आपका मेथेन दिया है, ओजोन दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसमें सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्योंकि 26% अकेले CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग की या ग्रीन हाउस प्रभाव की जिम्मेदार गैस है, जो गर्मी को अवशोषित कर लेती है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, लौट के जाने नहीं देती है, बांध लेती है। तो ठीक है। तो क्रम की बात करेंगे तो 1 नंबर पे जलवाष्प है, 2 नंबर पे CO2 है, 3 नंबर पे मेथेन है, 4 नंबर पे ओजोन है, 5 नंबर पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, 6 नंबर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सोन। अब चलिए मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं। देखो मैंने पहले ही बताया कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक नेचुरली प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक घटना है, ऐसा नहीं कि इसको कोई इंसान करा देता है। वास्तव में यह एक नेचुरली प्रोसेस है, एक चीज ध्यान देना है। अब देखिए 6 प्रमुख गृह गैसें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के या ग्रीन हाउस प्रभाव की। देखिए अब तो आप समझ गए ना, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है कि कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो वायुमंडल के अंदर सूर्य के प्रकाश के ऊष्मीय विकिरण को तो आने देती हैं, बट जब ये परावर्तित होकर के पृथ्वी से जब वापस जाने लगता है तो इसके अधिकांश अंशों को वो प्राकृतिक गैसें अवशोषित कर लेती हैं, यानी वो प्राकृतिक गैसें जो होती हैं इसको अवशोषित कर लेती हैं ऊष्मीय विकिरण को। तो ये जो गैसें होती हैं, ये इन गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और इनका यह जो गुण होता है, यह जो इनका प्रभाव है, इसे आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यही घटना आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी कहलाती है, क्योंकि इसी के वजह से तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो लो भाई 6 प्रमुख गैसें कौन हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है मेरे भाई वो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन है आपका CH4 है, फिर आपका है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। याद रखना अच्छे से, कभी कभी नाइट्रस ऑक्साइड ना देके N2O ही देगा। तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड तो NO2, नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O। तो सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस या हरित गृह गैस कौन है, N2 है, याद रखना N2O। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, SF6 भी जिम्मेदार है डायरेक्ट रूप से, और NF3 यानी NF3। तो ये जो मैंने 6 आपको यहाँ पे बताया, ये 6 गैसें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार हैं। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस कौन कौन सी हैं, जो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से यह भी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें हैं। कौन, देखो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे मैंने कहा NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इनडायरेक्ट है। उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है, यह भी इनडायरेक्ट ही है, डायरेक्ट नहीं है। इसके अलावा SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 SO2, ये 2 ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभावकारी गैस नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस नहीं है, बल्कि ये अम्ल वर्षा की जिम्मेदार गैस है, यानी इनके द्वारा एसिड रेन होती है। तो याद रखना अम्ल वर्षा की जिम्मेदार गैसें यही है आपकी NO2 और SO2। SO2 दिया आ गया परीक्षा में कि निम्न में कौन गैस
गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसमें SO2 दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ है, मैं प्रश्न लाया हूं, दिया हुआ है, बार बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे SO2 ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से अभी यहाँ समझ पे आई, वास्तव में आप जान पाए कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़ या ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या चीज़, ग्रीन हाउस प्रभावकारी गैसें कौन कौन सी हैं, किसका कितना प्रतिशत योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ग्लोबल वार्मिंग में, पृथ्वी के वैश्विक तापन में, ये पता चला। फिर ये पता चला कि कौन गैसें ऐसी हैं जो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं और कौन गैसें ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट जिम्मेदार हैं। अब कुछ हम लोग प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब जहां पर है कि आता है प्रश्न आया हुआ है कि वैश्विक ताप में वृद्धि किस गैस का योगदान सर्वाधिक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस का जो है योगदान सर्वाधिक होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखना, अगर दिया है CO2, CFC, N2O, CH4, तो सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैस है इन चारों में वो ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन डाइऑक्साइड, सर्वाधिक जो गैस की बात करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की सर्वाधिक अगर कोई गैस जिम्मेदार है तो वो है आपकी CO2, क्योंकि इसका योगदान होता है 26%। ठीक है, चलिए तो सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन होगी? CO2। अब देखिए प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जिसका सर्वाधिक इफेक्ट करती हैं, ये कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सर्वाधिक इफेक्ट डालती है वो निम्न में कौन है। अब निम्न में आ गया, मान लीजिए CO2 भी दिया है, CH4 भी दिया है, O3 भी दिया है, जल। देखिए ओजोन हुआ, चाहे मीथेन हुआ, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, चाहे जलवाष्प हुआ, सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है, इनमें ऐसा कोई नहीं जो नहीं, लेकिन कह रहा है सर्वाधिक इफेक्ट डालने वाली, तो आप जैसा देख रहे हैं जलवाष्प है, क्योंकि जलवाष्प 60% जिम्मेदार है। जहां जलवाष्प रहेगा तो आप जलवाष्प को मारेंगे, अगर जलवाष्प नहीं दिया है ऑप्शन में तो हमेशा फिर CO2 को मारेंगे, एक चीज ध्यान देना है। उसके बाद कौन जिम्मेदार है बता ही दिया गया, मीथेन है, उसके बाद ओजोन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब बात हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और आया है कि यहाँ पर एक देखिए जो है घटते या बढ़ते क्रम में, कभी कभी आपको 4 गैसें दे देगा और दे देगा कि ग्रीन हाउस के बढ़ते क्रम में लिखिए या ग्रीन हाउस प्रभावकारी के घटते क्रम में लिखिए। तो आप बढ़ता घटता क्रम अब आप जान चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आगे देखिए आ जाएगा कि कौन वैश्विक तापन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब कौन गैस ऐसी है जो वैश्विक तापन के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसमें नाम आ जाएगा, दे रहा है SO2। अब देखो यहाँ पे नाम दे दिया, कह रहा है मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हैं मीथेन भी है, जलवाष्प भी है जिम्मेदार, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन आर्गन नहीं है। याद रखना मेरे भाई, आर्गन गैस ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस नहीं है, या परीक्षा में पूछा गया निम्न में कौन जिम्मेदार नहीं है, तो आर्गन। आगे भी एक क्वेश्चन आया कि निम्न में कौन जिम्मेदार नहीं है, कौन वैश्विक तापन के प्रति उत्तरदायी गैस नहीं है। अब परीक्षा में आया है SO2 और NO2 एक साथ दिया है, फिर मीथेन है, फिर N2O है, फिर CFC है। तो आप जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CO2 हो गया और आपका जो है मीथेन हो गया, यह सब ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें हैं। लेकिन CO2 और जो NO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो है अम्ल वर्षा की जिम्मेदार गैसें हैं, तो यही ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे देखिए लिखा जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वह ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरीके से आएगा परीक्षा में आपके बनके कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो हमारा वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल, देखिए वायुमंडल में बार बार प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है, तो आपको पता है नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक होती है जिसका परसेंट होता है 78, यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है, 21% होता है। उसके बाद जो है आपका जो है देखिए एक चीज पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत कितना होना चाहिए। अब यही देखिए कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान देना वो कार्बन का जो है जो उपयुक्त सांद्रण होना चाहिए वातावरण में, वो यह पूछा गया क्वेश्चन है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयुक्त सांद्रण
सांद्रण कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0.03%, यानी 0.03% ही कार्बन होता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब थोड़ा बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है, ग्रीन हाउस प्रभावकारी गैस है, लेकिन जो एक इसमें मेथेन गैस है, इसके बाद अगर बारी आती है तो मेथेन गैस की ही तीसरे नंबर पे मेथेन गैस आता है। जल वाष्प हो गया, CO2 हो गया, अब मेथेन। तो देखिए सबसे पहले मेथेन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ध्यान देना है, मेथेन कौन गैस है? मेथेन एक प्राकृतिक गैस होती है। मेथेन कौन सी गैस है मेरे भाई? प्राकृतिक गैस है। दूसरा आपसे पूछेगा किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। खासकर जहां दलदला जमीन होता है वहीं पे मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे पूछा गया है कि बायोगैस जो गोबर गैस होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है जो मेन जलने का काम करता है, तो यही आपकी मेथेन गैस ही होती है, यानी CH4 होता है और CO2 होता है और H2S होता है। ये तीन होती हैं बायोगैस में, लेकिन मेन गैस जो मुख्य घटक की बात करेगा तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे जो प्रश्न है, अब एक चीज ध्यान देना, चाहे पशु चाहे जीव, कोई भी किसी भी जीवाणु का, जैसे कोई जीव है अब वो सड़ने लगा, जैसे आपका कोई अनाज है वो सड़ रहा है, कोई मरा हुआ बॉडी जानवर का है वो सड़ रहा है, तो जीवाणुओं के अपघटन की प्रक्रिया के दौरान जो निकलने वाली गैस होती है, जीवाणु के अपघटन से निकलने वाली कौन गैस है? मेथेन गैस है। पशुओं के मुंह से जब पशु जुगाली करता है तो उसके मुंह से निकलने वाली कौन गैस है मेरे भाई? तो वो गैस मेथेन गैस है। और यह भी पूछा गया है कि पशु के मुंह से निकलने वाली गैस कौन होती है जुगाली से, तो मेथेन होती है। जीवाणु के अपघटन से निकलने वाली गैस या पशुओं के मलमूत्र से बनने वाली गैस, जैसे आपका पशु का अगर मलमूत्र है तो उसके द्वारा जो बनने वाली गैस होती है ना, वो मेथेन गैस होती है। इसी का तो यूज हम गोबर गैस में करते हैं, बायोगैस में। तो आप समझ पा रहे हैं, ये जो मैं बात किया ये सब बकवास नहीं, ये सारे विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। मार्स गैस कौन है, निम्न में प्राकृतिक गैस कौन है, बायोगैस के मुख्य घटक कौन है, पशुओं की जब जुगाली करते हैं तो उससे मुंह से निकलने वाली गैस कौन है, धान के खेत में पाए जाने वाली गैस कौन होती है, तो धान का खेत दलदला होता है, उसमें पाए जाने वाली जो गैस होती है वो आपकी मेथेन गैस होती है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो, धान के खेत में पाए जाने वाली गैस मेथेन गैस। अब जरा ध्यान दो, एक क्वेश्चन आया है, वो है कि विचार कीजिए कि धान का खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि में कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। ध्यान देना मेरे भाई, इन चारों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो निम्न ये चार का नाम ले रहा है, यहाँ पे कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाएगी। कह रहा है पहला कह रहा है धान का खेत, तो धान का खेत दलदला होता है, यानी धान के खेत में पाए जाने वाली गैस कौन है? मेथेन गैस है। आगे नाम ले रहा है कोयले का खनन, जहाँ से कोयले का खनन होता है ना मेरे भाई, वहाँ से जो है भी मेथेन गैस निकलती है। तो कोयले के खनन से भी मेथेन गैस निकलती है, धान के खेत से भी मेथेन गैस निकलती है। पालतू पशु जहाँ रहते हैं ना, बहुत सारे पालतू पशुओं का एक जगह झुंड रहा है, तो उनकी गर्मी से जो निकलने वाली, जो जुगाली करते हैं और उनका जो मलमूत्र है उनसे निकलने वाली जो गैस है वह भी मेथेन गैस होती है, यानी पालतू। और आगे लिख रहा है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब दलदला जमीन, यानी ऐसी एरिया जहां आर्द्र भूमि बोलते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब दलदल जमीन। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत भी, तो कह रहा है इन सभी चारों में जो है आपकी कौन सी गैस पाई जाती है, वो ग्रीन हाउस गैस। उस गैस का क्या नाम है? तो ऑप्शन में रहेगा मेथेन रहेगा, उसमें CO2 रहेगा, उसी में CFC रहेगा, स्वयं बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो आपका टिक कहाँ लगेगा? मेथेन के ऊपर। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है, तो वो मैं बता चुका हूँ, 0.03%। कौन सी गैस धरती पर जीवन जीने के लिए, देखिए कह रहा है कौन सी गैस धरती पर जीवन जीने के लिए लाभदायी भी है और हानिकारक भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाभदायी भी है, लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, क्योंकि आपको पता है कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करके भोजन बनाते हैं। तो इसलिए लाभदायी है। और हानिकारक इसलिए है कि सर्वाधिक जो है ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार या ग्रीन हाउस प्रभावकारी अगर कोई गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है।
देखिए जलवायु में जो क्लाइमेट है उसमें जो इतना ज़्यादा बदलाव आ रहा है उसके प्रमुख कारण क्या हैं, तो उन प्रमुख कारणों में नाम ले रहा है ग्रीन हाउस गैस का। तो सही बात है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका मेन कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा कह रहा है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन का कारण एक प्रदूषण भी होता है, और कहता है ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन परत का कम होना। तो ये तीनों है, निम्न में क्या माने जाएंगे, तीनों। तो जलवायु परिवर्तन के जो मेन कारण है, अब नीचे ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी, तो आप कर देंगे ग्रीन हाउस गैस या इसी को दे देगा ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत का क्षरण होना, प्रदूषण होना और ग्रीन हाउस गैस, ये तीनों ऑप्शन उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार है। अब आइए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आखिरकार जो वैश्विक तापन था, जो ग्लोबल वार्मिंग थी या जिसे आप ग्रीन हाउस प्रभाव करें, तो देखो यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग का कुप्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो कुप्रभाव है ना, जब आपका प्रश्न बन के आएगा मैं सभी को एक साथ बता दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ अच्छे से नॉलेज रहेगी तो देगा निम्न में कौन है कौन नहीं है या कौन सा पेयर सही है, तो आप मैच करा लोगे। तो इतना बड़ा देखो ना, पहली बात जो ग्लोबल वार्मिंग का कुप्रभाव जो देखने को मिल रहा है ना, वो हिम नदी में द्रवीभूत होने लगी। जो जो बर्फ होता है ना, यानी सबसे बड़ा कुप्रभाव देखा जाता है ग्लोबल वार्मिंग का, वो ये है कि बर्फों का पिघलना, यानी जो हिम नद है, यानी हिम नद का लिखा गया हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। जो बर्फीली नदियां होती हैं, जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा। जैसे मान लीजिए हिमालय का पहाड़ पे बर्फ जमा रहता है, तो गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ क्या करेगा, पिघलेगा। जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, जब पानी बनेगा तो बहुत ज़्यादा जो नदियां हैं वो क्या होंगी, द्रवीभूत होंगी, आवश्यकता से ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ को जन्म दे देगा। कहने का मतलब जो है यानी हिमनद यानी बर्फ का पिघलना। दूसरी बात सूर्य समय से पहले आम में बौर आना, यह भी कई बार परीक्षा में जो है पूछा गया है कि समय से पहले आम के अंदर बौर का आ जाना, यह क्या है भाई, यह किस वजह से है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा होता है। और देखो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, स्वास्थ्य जैसे बहुत ज़्यादा इंसान बीमार हो रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार। छोटे छोटे जो द्वीप हैं जो आज डूबने के कगार पे, जैसे छोटे छोटे जो समुद्र में द्वीप होते हैं, तो आपको पता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर जब पिघलेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो नदियों में बाढ़ आएगा, और ये पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो जो छोटे मोटे द्वीप हैं वो वहाँ पे डूब जाएंगे, यानी जनजीवन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा। जैसे कहा गया है कि जो है 2044 में जो फिजी द्वीप है, अगर इसी तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2044 में जो फिजी द्वीप है, वो फिजी जो देश है वह डूबने के कगार पे हो जाएगा, और नीदरलैंड जो है गंभीर खतरे के संकट से गुजर रहा है। तो ये दो कंट्री तो ऐसे ही गायब हो सकते हैं। यहाँ पे गंभीर खतरा है, 2044 में डूबने की संभावना है अगर यही स्थिति रही ग्लोबल वार्मिंग की। तब आगे देख रहे हैं समुद्र में जल स्तर का बढ़ना बता दिया गया, बीमारियों का फैलना। तो ये सब अगर ऑप्शन आपको परीक्षा में मिलेंगे, जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, एक कोई गलत ऑप्शन आया है, तो जो कुप्रभाव वाले ऑप्शन सही होंगे आपके वो इन्हीं में से होने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे पास जगह कम रहती है तो इसलिए मैं प्रश्न नहीं बना पाता कि सारे प्रश्नों को लेकर के कर पाऊं, तो मैंने एक ही में समेट दिया है। बीमारी को फैलेंगी। और देखो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, जो मूंगे होते हैं, कहता है प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो जो समुद्र के अंदर जो मूंगे होते हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड होंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड होकर समुद्र के अंदर प्रवाल भित्ति बनने का काम हो जाएगा। यानी समुद्र के अंदर वो डेड होंगे, उनमें कैल्शियम पाया जाता है, तो वे जो है एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाल भित्ति का विरंजन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, बाउंडर आने
की संभावना बढ़ेगी, बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा ग्लोबल। इन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ग्रीन हाउस गैसें हैं या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारी चीज़ें असमय आ रही हैं, इतना तेज आपको कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में, अब यह है कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हुई है वो कितना हुई है, तो 0.8 डिग्री। यह अभी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पिछली शताब्दी से इस शताब्दी में जो तापमान में बढ़ोतरी 100 सालों में दर्ज की गई, वो वायुमंडल के तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई। ये याद रखना है आपको। किसी महासागर या पादप जो प्लवक होते हैं, जैसे मान लीजिए महासागरों में छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, जो जलीय जीवों के लिए जो है, जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए वो जो है भोजन का काम करते हैं, जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यदि किसी महासागर का जो पादप प्लवक हो, ये कहा जा रहा है कि यदि किसी महासागर का जो पादप प्लवक है वह पूर्णतया समाप्त हो जाए तो इसका क्या कुप्रभाव पड़ने वाला है। इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव जो है महासागर की खाद्य श्रृंखला पे पड़ने वाला है। तो इसका जो कुप्रभाव पड़ेगा, कार्बन सिंक के रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला जो है मेरे भाई क्या होगी, प्रभावित होगी। तो जैसा कि आप देख पाए, अब मैंने जितने भी क्वेश्चन पे यहाँ पे आपसे डिस्कस किया, ये अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अगर जो है ग्लोबल वार्मिंग से या हरित गृह प्रभाव से यदि क्वेश्चन कोई बन के आएगा तो इसके अलावा दूसरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने इसमें जो है सीधा जो है फर्श से लेकर अर्श तक के सारे क्वेश्चन को मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड करने का काम किया है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज़ मेरे भाई अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को शेयर करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही जो है यूनिक वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।